नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही बड़े और महत्वाकांक्षी इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट की। एक ऐसा प्रयोग जो 1-2 साल नहीं बल्कि दशकों तक चला और जिसने हमारे देश की आर्थिक किस्मत को कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, साल है 1947। देश अभी अभी आजाद हुआ है और सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी है। सवाल ये है कि बिल्कुल स्क्रैच से एक मॉडर्न इकोनॉमी कैसे बनाई जाए, करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर कैसे निकाला जाए। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था। तो इस बड़े सवाल का जवाब भारत ने 1951 में दिया और जवाब था द 5 ईयर प्लान्स, यानी पंचवर्षीय योजनाएं। और ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये वो ब्लूप्रिंट था जो अगले करीब करीब 70 सालों तक भारत की इकोनॉमिक डायरेक्शन तय करने वाला था। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे इस देश की नींव रखी गई और शुरुआती दौर में कौन कौन से संकट सामने आए। तो ये सफर शुरू तो हुआ बड़े जोर शोर से। 1951 से एक के बाद एक 3 प्लान्स लॉन्च किए गए। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये सफर बिल्कुल सीधा नहीं था। रास्ते में एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ आया, जिसे प्लान हॉलिडे के नाम से जाना गया। तो जो सबसे पहला प्लान था ना, उसका मकसद बिल्कुल साफ था। सबसे पहले देश का पेट भरना है, इसीलिए सारा फोकस एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर था। ये हेरड डॉमर मॉडल पर बेस था। इसी प्लान के तहत भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े डैम बने और किस्मत ने भी साथ दिया। मॉनसून अच्छा रहा, तो ये पहला प्लान एक तरह से सफल रहा। अब पहले प्लान की कामयाबी के बाद स्ट्रेटजी में एक जबरदस्त यू टर्न आया। फोकस एग्रीकल्चर से हटकर सीधा हेवी इंडस्ट्री पर चला गया। अब मकसद सिर्फ फूड सेल्फ सफिशिएंसी नहीं था, बल्कि इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस था। मतलब अब हम अपनी इंडस्ट्री खुद खड़ी करेंगे। तो ये जो दूसरा प्लान था, ये महालनोबिस मॉडल पर बेस था। इसका एक ही लक्ष्य था, एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस तैयार करना। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये जो बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं ना, जिन्हें तब आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता था, वो सब इसी प्लान की देन है। पर इस बड़े सपने की एक कीमत भी थी। देश को फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस का सामना करना पड़ा। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक जबरदस्त झटका लगा। जो तीसरा प्लान था, वो बिल्कुल पटरी से उतर गया। क्यों? क्योंकि देश को 2 युद्ध लड़ने पड़े, 1962 में चीन से और 1965 में पाकिस्तान से। और इतना ही नहीं, ऊपर से भयंकर सूखा भी पड़ गया। इन सब ने मिलकर इस प्लान को कह सकते हैं पूरी तरह फेल कर दिया। तो हालात इतने खराब हो गए कि सरकार को 5 ईयर प्लान्स पे ब्रेक लगाना पड़ा, पूरे 3 साल के लिए। इस दौरान क्राइसिस मैनेज करने के लिए छोटे छोटे एनुअल प्लान्स बनाए गए। और मजे की बात यह है कि इसी उथल पुथल के दौर में भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी गई। मतलब एक संकट ने एक क्रांति को जन्म दिया। तो ये तो था शुरुआती दौर। अब इसके बाद प्लानिंग का फोकस बदलने लगा। इकोनॉमिक प्लानिंग अब सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं रह गया था। अब इसमें पॉलिटिक्स और गरीबी जैसे मुद्दे गहराई से जुड़ने लगे थे। चौथे प्लान का नारा था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। लेकिन 5वें प्लान तक आते आते पॉलिटिक्स हावी हो गई और नारा आया गरीबी हटाओ। इसी दौर में बड़े फैसले हुए। 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया। प्रिवी पर्स खत्म कर दिया गया। मतलब जो पुराने राजघरानों को सरकारी भत्ता मिलता था, वो बंद। इन सब कदमों से इकोनॉमी पर सरकार का कंट्रोल और ज्यादा बढ़ गया। और फिर से पॉलिटिक्स। बीच में एक और इंटरप्शन आया। 1978 में नई सरकार आई और उसने 5 ईयर प्लान्स को हटाकर एक नया एक्सपेरिमेंट किया, रोलिंग प्लान। इसका आइडिया था कि टारगेट्स को हर साल रिव्यू और रिवाइज किया जाएगा। पर यह एक्सपेरिमेंट ज्यादा लंबा टिक नहीं पाया। अब हम इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। एक ऐसा मोड़ जहां एक बहुत बड़े संकट ने भारत को अपनी पूरी इकोनॉमिक फिलॉसफी पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया। ये एक गेम चेंजर था। तो सवाल यह है कि ये संकट आया कैसे? देखिए, 80s का दशक प्लान्स के साथ ठीक ठाक चल रहा था, पर पर्दे के पीछे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ रही थी। और 1990s आते आते ये एक फुल ब्लोन क्राइसिस बन गया। इतना बड़ा कि एक बार फिर प्लान्स को रोकना पड़ा और इस बार देश को एक बिल्कुल ही नए रास्ते पर चलना पड़ा, रिफॉर्म्स के रास्ते पर। इसे ऐसे समझिए, 1980s में ग्रोथ तो दिख रही थी, कम से कम कागजों पर। लेकिन ये ग्रोथ उधार की थी। सरकार का खर्चा उसकी कमाई से कहीं ज्यादा था और ये जो गैप था, ये बढ़ता गया और 1991 तक इसने देश को दिवालिया होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया।
और इस 1991 के संकट का जो सॉल्यूशन निकला वो रेवोल्यूशनरी था। इसे आज हम सब एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। एल फॉर लिबरलाइजेशन, मतलब सरकारी कंट्रोल कम करो। पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, यानी प्राइवेट सेक्टर को आगे लाओ। और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, मतलब भारत के इकोनॉमिक को दुनिया के लिए खोल दो। और जो 8वां प्लान था, वो पहला ऐसा प्लान था जिसने इन रिफॉर्म्स को पूरी तरह से गले लगाया। अब प्रायोरिटीज बदल चुकी थी। इस नई लिबरलाइज्ड इकोनॉमी में फोकस सिर्फ इंडस्ट्री पर नहीं था, बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट पर था, यानी लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर। तो अब हम नई सदी में आ गए, और नई सदी के साथ प्लान्स के गोल्स भी बदल गए। अब सिर्फ जीडीपी ग्रोथ बढ़ाना काफी नहीं था। अब जोर इस बात पर था कि ग्रोथ का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। तो 1997 से लेकर 2012 तक जितने भी प्लान्स आए, उनका एक कॉमन थीम था, इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ऐसा विकास जिसमें सब शामिल हों। जैसे 9वें प्लान में फिस्कल डिसिप्लिन पर जोर दिया गया, 10वें में गरीबी कम करने का टारगेट रखा गया, और 11वें प्लान में तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जैसा लैंडमार्क कानून आया। ये सब इसी नई सोच का नतीजा था। तो ये दशकों लंबा सफर अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां इस बड़े इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट को खत्म करने का फैसला लिया गया। जो 12वां 5 ईयर प्लान था 2012 से 2017 तक, वो भारत के इतिहास का आखिरी 5 ईयर प्लान साबित हुआ। और इसके साथ ही 65 साल पुरानी एक पूरी परंपरा खत्म हो गई। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये एक्सपेरिमेंट खत्म क्यों किया गया? जो सिस्टम इतने दशकों से चल रहा था, उसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है एक बड़े इंस्टीट्यूशनल चेंज में। पुराने प्लानिंग कमीशन की जगह एक नई बॉडी बनाई गई, नीति आयोग। देखिए, प्लानिंग कमीशन का अप्रोच टॉप डाउन था। मतलब दिल्ली में बैठे कुछ लोग ये तय कर रहे हैं कि तमिलनाडु को क्या चाहिए और अरुणाचल को क्या चाहिए। इसके बिल्कुल ऑपोजिट नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब ये स्टेट्स के साथ मिलकर एक पार्टनर या एडवाइजर की तरह काम करता है। और ये माना गया कि आज के दौर में इतने डाइवर्स देश के लिए यही मॉडल बेहतर है। तो 5 ईयर प्लान्स का दौर तो खत्म हो गया। इस सफर ने भारत को बनाया, बदला और कई मुश्किलों से निकाला भी। पर अब सवाल यह है कि भारत का अगला बड़ा इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट क्या होगा? देश को आगे ले जाने का नया ब्लूप्रिंट क्या होगा? क्या ये राज्यों से आएगा, प्राइवेट सेक्टर से, या फिर कोई बिल्कुल ही नया मॉडल देखने को मिलेगा?